आज हम इंश्योरेंस क्लेम में थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं, जिसे आप कह सकती हैं कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम अंडर कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। अर्थात इससे हम व्यापक बीमा के अंतर्गत दावे की राशि की गणना की विधि कह सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि एक कंपनी के अंतर्गत या किसी व्यवसाय गृह के अंतर्गत जो बीमा करवाया जाता था, वह या तो बिल्डिंग का करवाया जाता था या स्टॉक का कराया जाता था। लेकिन इस विधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, चाहे स्टॉक है, चाहे फर्नीचर है, चाहे प्लांटेशन है, चाहे व्हीकल्स हैं या अदर फिक्स एसेट्स हैं, उन सब का हम बीमा अग्नि, बाढ़ या भूकंप जैसी विनाशकारी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली क्षति के लिए करवा सकते हैं। तो जब कभी हम इस प्रकार की सभी संपत्तियों का एक साथ में बीमा करवा सकते हैं या हम प्रत्येक संपत्ति का अलग अलग बीमा भी करवा सकते हैं। किसी एक कारण से होने वाली हानि होती है और उससे यदि किसी प्रकार की दावे की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम परिणामी हानि या स्टॉक के संबंध में हानि के बारे में दावे की राशि किस प्रकार से गणना की जाती है वह पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि एक कारण से भी क्षति हो सकती है या एक से अधिक कारणों से भी यदि व्यवसाय की संपत्तियों को क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में हम स्थायी संपत्तियों का सामूहिक रूप से या संयुक्त रूप से बीमा करवा सकते हैं। चूँकि हम संयुक्त बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमा करवा रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, व्यापक बीमा। व्यापक बीमा का एक बार फिर मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। जब कभी एक या एक से अधिक कारणों की वजह से किसी संस्था के अंतर्गत किसी कारण से क्षति होती है और उन सभी संपत्तियों का संयुक्त रूप से जब कभी बीमा करवाया जाता है, तो उसको हम व्यापक बीमा कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके लिए आप लोगों को ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन के अंतर्गत प्रत्येक संपत्ति के इंश्योरेंस कितनी ली हुई है या इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी ली हुई है, वह प्रत्येक का मूल्य दिया हुआ होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, और जिस दिन डेट ऑफ फायर या जिस डेट ऑफ एक्सीडेंट उस दिन उस संपत्ति के बारे में उसका वैल्यूशन दिया हुआ होगा और उसकी वजह से कितना लॉस हुआ है वह भी दिया हुआ होगा। तो इन तीनों बिंदुओं के आधार पर हमें प्रत्येक संपत्ति का अलग अलग, यदि हमने पॉलिसी ली हुई है तो प्रत्येक संपत्ति का अलग अलग बीमे की दावे की राशि प्राप्त करेंगे, और यदि संयुक्त रूप से दी हुई है तो संयुक्त रूप से बीमे की राशि प्राप्त करेंगे। और यदि आप लोगों को इस तरह से एसेट्स के संबंध में जितने भी बिंदु दिए हुए हैं, उसके अतिरिक्त हमें जो परिणामी हानि के अंतर्गत शॉर्ट ऑफ सेल्स या परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट या लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये सब भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें अगर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है तो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिया है, ये मैं पढ़ के बता रही हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2017 a trade took separate insurance policy of assets and constitutional loss due to loss of assets for the 2017-18। तो इस क्वेश्चन में बहुत क्लियर दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2017 में एक व्यापारी ने अपनी संपत्तियों की संभावित हानि की पूर्ति करने के लिए अलग अलग बीमा करवाया है और परिणामी हानि के लिए उसने पृथक बीमा। तो परिणामी हानि के अंतर्गत जो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैं एक बार पुनः रिपीट करती हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा। शॉर्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी और एवरेज लॉस निकालना पड़ेगा। तो ये तो करना ही है। उसके अलावा आपके सामने जो व्यापक बीमे के संबंध में विभिन्न संपत्तियों की बीमा करवाया है, तो उसके संबंध में भी हमें दावे की राशि प्राप्त करनी है। क्वेश्चन में फिर मैं आगे पढ़ रही हूँ। 1 जनवरी 2018 को उस व्यापारी की दुकान में आग लगी, उसकी बीमित संपत्तियों में निम्न प्रकार की हानियाँ हुई और आपको एसेट्स का नाम दिया हुआ है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, व्हीकल एंड बिल्डिंग। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी जो टेकन है वह है 2,60,000, 4,00,000, 1,00,000, 15,00,000। फिर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ फायर के दिन उनकी क्या वैल्यू थी वो अमाउंट दिया हुआ है और लॉस हुआ है वह भी दिया हुआ है। अब नीचे वाला कोई पोर्शन में पढ़ रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इससे हमें परिणामी हानि निकालनी होगी। फिर ये कह रहा है लॉस ड्यू टू फायर अबव एसेट्स
forced the businessman to completely stop the sales activity at shop 3 months and next 2 months of worked at 80%। ये कह रहा है कि जैसे ही आग लगी वैसे ही दुकान के 3 महीने में हमारी विक्रय की एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई और अगले 2 महीनों में हमारी विक्रय की एक्टिविटी 80% रही है। फिर एस्टिमेट नॉर्मल मंथली सेल्स शॉप 2 लाख रुपए। नॉर्मली हमारी जो सेल्स होती थी वह 2 लाख रुपए होती थी और इंक्रीजिंग रेट आपको अभी नहीं दी हुई है, लेकिन एक चीज़ दी हुई है, देयर वाज 25% एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया था। पहले हम शॉर्ट ऑफ सेल निकालेंगे, शॉर्ट ऑफ सेल को हम 25% रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से गुणा करेंगे तो लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपको ये दे रहा है द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी टेकन बाय ट्रेडर 4,50,000 रुपये की जो आपको पॉलिसी ली हुई है, ये एवरेज क्लॉस में आपको काम आएगी। ये 4,50,000 रुपये की आपकी पॉलिसी ली हुई है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो स्टॉक के अलावा जो स्टॉक के साथ में जितनी भी आपको ये संपत्तियाँ दी हुई हैं उनका निकालना है आपको क्लेम अमाउंट। तो सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट लिखा हुआ है, ये 2,60,000, 4 लाख, 1 लाख और 15 लाख। फिर इंश्योरेबल अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें आपको जो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम में जो अमाउंट दिए हुए हैं ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। केवल आपको क्लेम निकालना है। आपको ये कह रहा है कि 2 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई थी और इंश्योरेबल अमाउंट 2,40,000 था इंटू 1,92,000 तो 1,60,000 रुपये क्लेम के मिलेंगे। ऐसे ही फर्नीचर का निकाल लीजिए, 60,000 अपॉन 60,000 इंटू 50,000 तो 50,000 क्लेम का निकलेगा। इसमें आप देखिए कि फर्नीचर में जितनी भी पॉलिसी थी उतना ही इंश्योरेबल अमाउंट है तो 100% आपको इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा। लेकिन ऊपर वाले में देखोगी तो आपके है ना इंश्योरेंस पॉलिसी केवल 2 लाख की थी जबकि इंश्योरेंसेबल अमाउंट 2,40,000 तो अनुपातिक रूप से 1,60,000 मिलेगा। इस प्रकार से सभी का निकाल लेना है। लास्ट में जो बिल्डिंग दी हुआ है उस बिल्डिंग का कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो जब लॉस नहीं हुआ है तो हमें किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिलेगा, तो नील आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ी सी नई है। नई तो क्या है, सेम है, लेकिन है ना आपका एक फॉर्मेट और बढ़ गया। अब आप इस जो बी पोर्शन है, बी पोर्शन में जैसे कंसिक्वेशन लॉस ऑफ जो दिया हुआ है या परिणामी हानि, तो आप है ना ऐसे फॉर्मेट नहीं बनाएं, आप स्टेप टू स्टेप निकालें। सबसे पहले आप ये देखो, ये मैं थर्ड कॉलम में बता रही हूँ, आपकी लॉस ऑफ सेल कितना हुआ है वह निकालते हैं। लॉस ऑफ सेल 3 महीने के अंतर्गत बिल्कुल सेल नहीं हुई है, ठीक है, और अपना इंडेमनिटी पीरियड जो है वह 4 महीने का दिया हुआ है। तो आप ये देखिए कि 1 महीने के अंतर्गत जो आपकी इसके अंतर्गत 1 महीने के अंतर्गत 3 महीने के अंतर्गत आपकी ये पॉइंट नंबर में कॉलम नंबर आपको फोर्थ बता रही हूँ, 1 2 3 4 फोर्थ में। तो 3 महीने में आपकी बिल्कुल सेल नहीं हुई और 1 महीने के अंतर्गत केवल आपके क्या हुई है, 20% हुई है। तो आप 2 लाख का 20% निकालेंगे तो 40,000 हो गए। तो 6 लाख प्लस 40,000, 6,40,000 का 25% आपको क्या कह रहा है परसेंटेज, मतलब 6,40,000 आपका शॉर्ट ऑफ सेल निकल गया और 25% से अगर मल्टीपल करेंगे तो लॉस ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। ये चौथा वाला कॉलम है। हम तीसरे कॉलम में आ रहे हैं। तीसरे कॉलम में आपको क्या कहा जाता है कि जिस दिन आग लगी है उससे तुरंत पूर्व के आप लोग क्या करते हो कि 12 महीने की सेल लेते हैं। तो हमने 12 महीने की सेल ली है, 2 लाख इंटू 12 तो 24 लाख रुपए हो गए। 24 लाख का 25% 6 लाख रुपए। तो ये आपके आ गई, जिसको आप कहती हो एडजस्टेड अमाउंट, एनुअल अमाउंट। ये आपके 24 लाख आ गए, 24 लाख का 25% लगा तो ये 6 लाख जो होंगे वह आपके इंश्योरेबल अमाउंट आ जाएंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी क्वेश्चन में दी हुई है 4,50,000 की ली हुई है और लास्ट में क्लेम के अमाउंट आ जाएगा तो 1,60,000 अपॉन 4,50,000 अपॉन 6 लाख। तो आपके क्लेम का अमाउंट हो जाएगा 1,00,000
20,000। तो कहने का अर्थ है कि आपका शॉर्ट ऑफ सेल जो हुई है 6,40,000 और लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है 1,60,000, लेकिन बदले में आपको केवल 1,20,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो ये जो बी पोर्शन है उसको आप जो सेकंड मेथड के अंतर्गत आपको बताया था, आप पॉइंट वाइज करते जाइए तो आपको इजी लगेगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। थैंक यू।